गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। कल के वीडियो में हम लोग सरफेसी एक्ट के ऊपर चर्चा किए थे। आइए आज हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग से रिलेटेड ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी एक ओवरव्यू देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक्चुअली कल के वीडियो के बाद काफ़ी कुछ क्वेरीज रिगार्डिंग चेक बाउंस केसेस के ऊपर था और इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा एक डिस्कशन कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों का ये मानना था, ये पूछना था कि चेक बाउंस केस कब करेंगे, कैसे किया जाएगा, उसका क्या कोई लीगल नोटिस दिया जाता है या टाइम फ्रेम है, इस तरह की जो सवाल है। तो चेक बाउंस इज हमारे सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, punishable with a fine which can extend to twice the amount of the check। इसका पनिशमेंट हो सकता है, मान लीजिए किसी को 2 लाख का चेक दिया गया और वो बाउंस हो गया, तो इसका डबल टॉइस 4 लाख तक का वो पेनल्टी हो सकता है। which can extend twice the amount of the check or imprisonment for a term not more than 2 years, या साथ ही साथ उसको जेल भी हो सकता है 2 साल के लिए, यानी 2 साल मैक्सिमम, 2 साल के नीचे की सजा। आप लोग जानते होंगे कि राहुल गांधी का जो सजा है मैक्सिमम 2 साल और 2 साल ही दे दिया गया था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जहां मैक्सिमम सजा 2 साल होता है तो उससे 2 साल के नीचे 1.5 साल, 1 साल कुछ भी दिया जाता है। लेकिन वो जो हमारे जस्टिस का या जजेस का पावर है वो दे सकते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट मोर देन 2 years और बोथ, या साथ में दोनों हो सकता है। व्हेन ए पेई presents the check to the bank for payment and check is returned unpaid by the bank with a memo of insufficient funds, the check is said to have bounced। अगर आपने चेक बैंक में प्रेजेंट किया और अकाउंट होल्डर का सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक बाउंस हो गया और रिटर्न मेमो के साथ वो चेक लौटा दिया गया, तो इसको चेक बाउंस कहा जाएगा और इसको ऑफेंस माना गया सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, चेक बाउंस के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली फॉर द अनसफिशिएंट फंड के बारे में बताया गया। अगर मान लीजिए कि आपका सिग्नेचर मिसमैच करता है, तो आपने बिना देख के या बिना जान करके लिए थे, या आपका डेट जो है पोस्ट डेटेड चेक है, या क्या कहते पहले ही आप उसको समझ ये कर दिए, प्रेजेंट कर दिए, या चेक फटा हुआ है, इस तरह के बहुत सारे चेक बाउंस के रीज़न है, वो हो सकता है। लेकिन हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस की जो मेन मुद्दा है अनसफिशिएंट बैलेंस की बात है। As per the Negotiable Instrument Act, legal notice must be sent within 30 days from the date of check bounce। अब चेक बाउंस हो गया और आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर केस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लीगल नोटिस एक भेजना पड़ेगा विदिन 30 डेज। 30 डेज के अंदर, कब से? जिस दिन से आपका चेक बाउंस हुआ है उस दिन से। Thereafter, within 15 plus 30, that is the 45 days from the date of sending the legal notice, केस मस्ट बी फाइल। उसके बाद प्लस 15 और दिन, यानी टोटल 45 डेज के अंदर आपको केस फाइल करना होगा। ये जो 15 प्लस 30 45 डेज, इसमें हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 30 और 15 क्या है। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होगा।
अब नोटिस दिए, मान लीजिए आप 29वां दिन के अंदर या 30वां दिन के अंदर आप नोटिस दिए, तो नोटिस उसको जब मिला तो जो मान लीजिए 1 दिन 2 दिन और 4 दिन उसको नोटिस पहुंचने में लग गया, तो नोटिस जिस दिन मिला उस दिन से 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका जो चेक्स का अमाउंट था वो पैसा आपको दे। 15 दिन के अंदर अगर नहीं देता है तो फिर जिस दिन 15 दिन कंप्लीट होता है उसके बाद और 30 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, और वो 30 दिन के बाद फिर आप उसके अगेंस्ट में केस लॉन्च कर सकते हैं। तो दैट इज द 45 days in 15 plus 30. In case of the payment is not received within 15 days, then payee can file a complaint before a magistrate within 30 days. और ये कंप्लेंट कहां पे फाइल होगा? A complaint has to be filed in such a state where the bank is situated. तो ये था हमारा सेक्शन 138 के कंसर्न्स में डिस्कशन। अब हम लोग आते हैं कि क्या डीआरटी क्या है। तो व्हाट इज द डीआरटी? तो फ्रेंड्स, द डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, जिसको हम लोग डीआरटीज कहते हैं, या डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, जिसको हम लोग डीआरएटी कहते हैं, वेर इस्टेब्लिश्ड अंडर द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, जिसको हम लोग आरडीबी एक्ट कहते हैं, आरडीबी एक्ट 1993, with a specific objective of providing expeditious, यानी जल्दी से केस को समाप्त करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, expeditious adjudications and recovery of debt due to banks and financial institution। तो मुद्दा बात ये है कि हमारे डीआरटीज का, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स का या डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट आरडीबी एक्ट 1993 के तहत हुआ, और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेब्ट ड्यू है उसको रिकवरी को एक्सपीडाइट किया जाए, ऐसे केसेस को एक्सपीडाइट किया जाए, यही हमारे उद्देश्य जो है डीआरटी और डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का रहा है। अब हम लोग डीआरटीज में या डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन से केस करते हैं। तो बैंक्स जब अपने एसेट्स जो है एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बाकी सब रास्ता जब बंद हो जाता है, वन टाइम सेटलमेंट भी नहीं हो पाता, नोटिस देने के बाद भी नहीं आते, तो बैंक खुद जो है डीआरटी में ओए फाइल करते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और हमारे एग्रीड पर्सन जो है यानी प्राइवेट जो ये बोरोयर, ये सब जो है डीआरटी में अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारे डीआरटी का फंक्शंस हैं। किसी और वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे डीआरटी के ऊपर से। तो फ्रेंड्स, होप सो कि ये विषय आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और इस तरह 5 मिनट्स बिफोर कोर्ट आपको जो है वीडियो डिलीवर करते रहे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।